नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम एक प्रैक्टिस सेट पर बातचीत करेंगे जो कि यूजीसी नेट री एग्जाम के दृष्टिकोण से और आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यूसेट 2024 के क्वेश्चन पेपर पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसके कि अंतिम पड़ाव पर हम आ चुके हैं। और जब मैंने इस क्वेश्चन पेपर को देखा तो इसका लेबल मुझे दिखाई दिया और मुझे लगा कि जो भी विद्यार्थी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, बात करते हैं आगे के प्रश्नों के ऊपर, और हम यही उम्मीद करेंगे कि आप देखेंगे कि कितने नए प्रश्न आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं और कितने पुराने प्रश्न हैं जो कि रिवीजन के तौर पर आप उनको देख रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया, किस अनुच्छेद के अनुसार यह कहा गया है कि जब तक संसद विधि द्वारा कोई और उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में ही होंगी। ऑप्शन दिया गया है 346, 348, 349, 350। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के बीच में संविधान में हिंदी को राजभाषा के तौर पर मान्यता दी गई है। उसमें अलग अलग अनुच्छेदों में बातें कही गई हैं। यहाँ पर हमें विशेष तौर पर ध्यान में रखना है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्यवाहियां अंग्रेजी में ही होंगी जब तक कि संसद विधि द्वारा और कोई व्यवस्था न की जाए। तो ये बात किस अनुच्छेद में कही गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अनुच्छेद 348 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा अंग्रेजी रहेगी, उसकी जो कार्यवाहियां होंगी अंग्रेजी में होंगी। ये उस जमाने में बात कही गई थी, हालांकि अब वर्तमान समय में आप देखेंगे कि अलग अलग भाषाओं में भी कार्यवाहियां होती हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, यमुना लहरी किसकी रचना है? ऑप्शन दिया गया केशवदास, पद्माकर, ग्वाल कवि, मतीराम। तो यमुना लहरी किसकी रचना है? सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, ग्वाल कवि की रचना है यमुना लहरी। इसी तरीके से पद्माकर की रचना है गंगा लहरी, आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर देखिए गंगा के स्थान पर यमुना रख दिया गया है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। चारों सप्तकों का नाम इसमें दे दिया गया है। हमें बताना है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं। आपका दिमाग काम करना शुरू कर चुका होगा कि हाँ, हमने पढ़ा था ऑप्शन सी, तीसरा सप्तक में इनका नाम दिखाई पड़ता है। देखा जाए तो इसको आप सूत्र के हिसाब से तैयार कर सकते हैं। हमने अपने चैनल पर तार सप्तक के कवियों को कैसे याद किया जाए उस पर हमने सूत्रात्मक तरीके से आपसे चर्चा की है। हालांकि मैं सूत्रों में उतना विश्वास नहीं करता हूं, फिर भी कुछ चीजें होती हैं जिनको कि याद करना पड़ता है। यहाँ पर हमने आप सभी को एक सूत्र बताया था पीएम वीके, इसके बाद बताया था एसके। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पी से हो गया प्रयाग नारायण त्रिपाठी, इसके बाद एम से हो गया मदन वात्स्यायन, वी से हो गया विजय देव नारायण शाही, के से हो गया आपका कुंवर नारायण, एस से हो गया सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यहां पर आप देख रहे हैं कि एस से क्या हो गया, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना पांचवें नंबर पर हैं। यह भी सवाल पूछा जा सकता है जन्म क्रम के आधार पर, क्योंकि बदलते हुए पैटर्न में आप देखेंगे कि नाम दे दिए जा रहे हैं और फिर नीचे 1 2 3 4 ऐसे दिया जा रहा है। प्रश्न वही रह रहे हैं लेकिन पैटर्न चेंज हो रहा है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, मैं बार बार इस पे जोर देता हूं। प्रश्नों में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, कंटेंट वही है, लेकिन पूछने का ढंग जो है वो बदल जा रहा है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बहाने आप उनके जो समकालीन या फिर उस सप्तक में जुड़े हुए अन्य कवि हैं उनको बिल्कुल ध्यान में रखिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, हिंदी की प्रथम आदिवासी स्त्री कहानीकार इनमें से हैं? रोज करकट्टा, फ्रांसिस्का कुजूर, ग्रेस कुजूर, एलिस एक्का। हिंदी की प्रथम आदिवासी स्त्री कहानीकार के बारे में हमें बताना है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, एलिस एक्का नाम की प्रथम आदिवासी स्त्री कहानीकार है। अगला प्रश्न है, अनुभूति और सौंदर्य के लिए बहुतों ने अपना दृष्टिकोण खोया है और जिनके पास कोई दृष्टिकोण ही नहीं था उन्होंने अपनी कला भी खोई है। प्रस्तुत वक्तव्य किस लेखक का है? ऑप्शन दिया गया है रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह,
राम स्वरूप चतुर्वेदी। अनुभूति और सौंदर्य को लेकर नामवर सिंह का एक आप देखेंगे कि निबंध है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, नामवर सिंह। कई जगहों पे लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी बता सकते हैं, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो नामवर सिंह का है। संस्कृति और सौंदर्य आपके सिलेबस में भी लगा हुआ है और उसी दृष्टिकोण से यहाँ पर ये कथन पूछ लिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर, कल्चर एंड एनार्की किसकी रचना है? टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड्स, मैथ्यू अर्नाल्ड, बेनेडिक्टो क्रोचे। तो कल्चर एंड एनार्की, हमने इसके पहले भी प्रैक्टिस सेट में इस तरीके का सवाल पूछा हुआ था। यहाँ पर आपके दिमाग में जरूर आना शुरू कर दिया होगा कि आखिरकार इसका सही जवाब क्या हो सकता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, मैथ्यू अर्नाल्ड की रचना है कल्चर एंड अनार्की। अगला प्रश्न है, यूरोप का यह अभिव्यंजनावाद हमारे यहाँ के पुराने वक्रोक्तिवाद वक्रोक्ति काव्य जीवितम का ही नया रूप या विलायती उत्थान है। यह कथन किसका है? जैसा कि आप लोग कहते हैं कि सर वो 500 आप बता दीजिए प्रश्न जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन 500 में से एक प्रश्न ये भी है, कई बार ये रिपीट किया गया है, रिवाइज किया गया एग्जाम में कि विलायती उत्थान वक्रोक्ति को कहा गया अभिव्यंजनावाद, उसका विलायती उत्थान है। किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है नगेंद्र, देवेंद्र नाथ शर्मा, निर्मला जैन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये प्रश्न आप एकदम से रट लिए होंगे, याद कर लिए होंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रेम के गूढ़ अंतरदशा का उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं है। शुक्ल जी ने किस कवि के लिए लिखा है? ऑप्शन दिया गया है ठाकुर, आलम, बोधा, घनानंद। नाम को देखने से यही लग रहा है कि सभी रीति मुक्त कवि यहाँ पर हैं, लेकिन किस कवि के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन था कि प्रेम की गूढ़ अंतरदशा का उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन डी, घनानंद के बारे में ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। आप देख रहे हैं कि इनडायरेक्टली आचार्य रामचंद्र शुक्ल का किसी भी एग्जाम में कितना महत्वपूर्ण रोल है वो आप भली भांति समझ पा रहे होंगे। इसीलिए हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास आप लोगों को पढ़ने के लिए भी प्रेरित किया है और साथ में इस चैनल पर मुख्य मुख्य कवियों और तथ्यों से संबंधित हमने वीडियो बनाई भी है और उसका प्लेलिस्ट भी है। हमारे पुराने विद्यार्थी जानते भी होंगे। नए विद्यार्थियों के लिए मैं कहूंगा कि थोड़ा सा वक्त इस चैनल पर दीजिए, प्लेलिस्ट इत्यादि जाकर देखिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। लाभ मिलने के का मतलब है कि आपका मनोबल बढ़ेगा और जब आपका मनोबल बढ़ेगा तो आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है ये भी आपके चैनल पर मिल जाएगा और हमने भूमिका में उपन्यासों की भूमिकाओं में इस प्रश्न की चर्चा की हुई है। सवाल पूछा गया कि वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। यह किस उपन्यास की पंक्ति है? ऑप्शन दिया गया है गोदान, शेखर एक जीवनी, मैला आंचल, वे दिन। अलग अलग उपन्यास यहाँ पर दिए गए हैं विकल्प में। यह कथन किस उपन्यास से लिया गया है? बिल्कुल आपको याद आ गया। सही जवाब है ऑप्शन बी, शेखर एक जीवनी, जो कि अज्ञेय द्वारा लिखा गया उपन्यास, उसकी भूमिका में ही इस बात को यहाँ पर कहा गया कि वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है। यहाँ पर वेदना का संबंध दृष्टि से है, यातना का संबंध किससे है? दृष्टा से। ये पंक्ति आपके लाइफ से भी जुड़ी हुई है क्योंकि पढ़ाई भी एक तरीके से वेदना ही है और पढ़ाने वाला एक तरीके से आपको यातना ही देता है। कभी फॉन्ट छोटा हो जाता है, कभी फॉन्ट बड़ा हो जाता है, कभी आवाज कट कट के आती है, कभी आवाज धीमी आती है, कभी बोलते हुए फोटो आता है तो कभी रुक जाता है। तो हर जगह पर आप वेदना और यातना दोनों से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हैं और शायद इसी का नाम जिंदगी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य को आप अपने जीवन से भी जोड़कर देखिए तो पढ़ने में और आनंद आएगा। चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया लीलाधर जगूड़ी, अरुण कमल, धूमिल, राजकमल चौधरी। इसी तरीके से एक आपने वाक्य देखा पिछले प्रैक्टिस सेट में कि कविता ही कवि का परम वक्तव्य है। यहाँ पर सवाल उसी टाइप से कुछ पूछा गया है कि एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य, किसका कथन है? सही जवाब है ऑप्शन सी, धूमिल का ये कथन है, उनकी कविता से ही इसको उठा लिया गया है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, काठ का सपना कहानी किसकी है? ऑप्शन दिया गया जैनेन्द्र कुमार, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, यशपाल। तो काठ का सपना कहानी काफी फेमस रही है।
सही जवाब है ऑप्शन बी, गजानन माधव मुक्तिबोध की कहानी है काठ का सपना। अगला प्रश्न है, कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत कल्पना को कितने भागों में बांटता है? ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3, 4। तो बड़ा ही टफ है, देखने में छोटा प्रश्न है, लेकिन अगर नहीं आएगा तो यह प्रश्न बहुत बड़ा हो सकता है। कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत कल्पना को कितने भागों में बांटता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 भागों में बांटता है, अमुख्य कल्पना और गौण कल्पना। उसी में आप देखेंगे कि रम्य कल्पना की भी बात की जाती है। तो कुल मिलाकर कल्पना सिद्धांत किसका है? कॉलरिज का है। आप बिल्कुल आगे के एग्जाम के लिए ध्यान में रखिए, और जो प्रश्न का उत्तर था वो आप अपने मन में रख लिए होंगे। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने किनके निबंधों को बातों का संग्रह कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किनके निबंधों को बातों का संग्रह कहा है? ऑप्शन दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो शुक्ल जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा। एक तरीके से व्यंग किया हुआ है कि इनके निबंध में कोई दृष्टि नहीं दिखाई पड़ती है, केवल बातें की जाती है। ठीक वैसे ही जैसे आपने यूट्यूब पर अलग अलग चैनल देखा होगा, वहां पर कोई दृष्टि आपको नहीं दी जाती है, बल्कि बातें की जाती हैं, अपने बारे में बातें की जाती हैं, अपने चैनल के बारे में बात की जाती है, अपने नोट्स के बारे में बात की जाती है। सिर्फ महानता ही आपको दिखाई देती है, वहां पर कोई दृष्टि नहीं दिखाई देती है। तो कहा जा सकता है कि ज्यादातर शिक्षक बातों का ही संग्रह, बातों के माध्यम से ही वो अपनी चीजों को अभी तक जीवित रखे हैं। दृष्टि प्रदान करने वाले बहुत कम आपको अध्यापक मिलेंगे। तो देखिए शुक्ल जी किसके निबंध के बारे में बात करें कि उनके निबंध में कुछ खास बात नहीं है, केवल बातों का संग्रह। आपने इतिहास ग्रंथों में पढ़ा होगा कि बातों का संग्रह कहा है, बातों का संग्रह कहा है, लेकिन क्यों कहा है हमने बता दिया कि शुक्ल जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी को थोड़ा सा कम तरह का कहा कि कोई दृष्टि नहीं दिखाई देती जैसे कि इनके निबंधों में दिखाई देती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल खुद एक अच्छे निबंधकार थे। आप चिंतामणि भाग 1, 2, 3, 4 सभी पढ़े होंगे अलग अलग संपादकों द्वारा। ठीक है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका सही जवाब था। यहाँ पर आप इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है, प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? ऑप्शन दिया गया बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये कथन है, और इस कथन को आप वहां पाएंगे जहां पर आप रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नाम की जो पुस्तक है, उसमें मुझे याद आ रहा है कि पेज नंबर 200 या 210 के बीच में ये कथन आपको मिल जाएगा। मुक्तिबोध पर चर्चा करते हुए उन्होंने दूसरे पेज पर लिखा हुआ है कि मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। तो स्केच बुक आपको समझ में आना चाहिए कि आखिरकार क्या है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों के लिए स्केच बुक आती है जिसको देखकर वो पढ़ते हैं। तो चांद का मुंह टेढ़ा है कुछ उसी तरीके का दिखाई दिया है किसको? रामस्वरूप चतुर्वेदी को। तो ये कथन वहीं से लिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, अलग अलग रूपों में पूछा गया कि निम्न को प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम में लगाइए। और यहाँ पर दिया गया क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। तो जैसे ही मैंने इन रचनाओं को पढ़ा आपको लगा कि ये तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाएं दिखाई पड़ रही हैं जो कि 4 खंडों में बटी हुई हैं, और हम बार बार आपको एक यहाँ पर बताते हैं सूत्र। ठीक है, सूत्र एक निबदस। तो यहाँ पर हो गया क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर से, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। तो सही जवाब हो रहा है यहाँ पर ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। बाकी प्रकाशन वर्ष आप ध्यान में रखिए कब कब प्रकाशित हुआ है। नहीं भी याद हो रहा है तो ये सूत्र आप अपने दिमाग में परीक्षा तक तो ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, सीढ़ियों पर धूप में संकलित निबंध नहीं है। तो पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए सीढ़ियों पर धूप में किसकी रचना है और इसमें कौन सा निबंध संकलित नहीं है। निबंधों का नाम दिया गया यहाँ पर लेखक के चारों ओर, दिल बसंत, यहाँ पर दिल्ली बसंत होना चाहिए, हिंदी के एक संपादक से भेंट, उठ जाग मुसाफिर, फिर से। तो इसमें निबंधों को आप देखने पे आप खुद कैच कर लेंगे कि इसमें जो ऑप्शन डी है वो जो निबंध है वो विवेकी राय का है जो कि इस पुस्तक में संकलित नहीं है। विवेकी राय अलग तरीके अलग रचनाकार है और सीढ़ियों पर धूप में अलग रचनाकार की रचना है। तो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। आपके लिए होमवर्क है कि सीढ़ियों पर धूप में
जो रचना है किसकी रचना है। हमारे जो गंभीर विद्यार्थी हैं वो चाहते हैं कि कुछ उनको होमवर्क दिया जाए ताकि वो कमेंट्स कर सकें, और आप जरूर उनके कमेंट्स को देखिए। अगला यहाँ पर प्रश्न है जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इनमें से कौन सा उपन्यास सूरदास पर आधारित है, यानी कि सूरदास के जीवन पर आधारित है। ऑप्शन दिया गया मानस का हंस, बूंद और समुद्र, खंजन नयन, अमृत और विष। तो देखने से यही लग रहा है कि ये सभी उपन्यास अमृत लाल नागर द्वारा लिखे गए हैं। इसमें सूरदास के जीवन पर आधारित है खंजन नयन, और इसी से रिलेटेड एक और सवाल पूछा जाता है जो कि तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। तो हमारे सभी विद्यार्थी इस तरीके से कोरिलेट करके अध्ययन कर रहे होंगे, क्योंकि हम कितना भी प्रैक्टिस करें लेकिन कोरिलेट करके जब हम देखेंगे तभी हमारी तैयारी आगे बढ़ेगी। वरना आप देखेंगे कि हर एग्जाम में कुछ न कुछ नए प्रश्न आपको परेशान करने के लिए पूछ ही दिए जाते हैं। कितनी भी तैयारी करके जाइए, नए प्रश्नों का मुकाबला आपको करना पड़ता है और तभी उस एग्जाम की सार्थकता दिखाई पड़ती है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि इनमें से कौन सा उपसर्ग फारसी का है। ऑप्शन दिया गया है बद, प्रति, अध। तो फारसी का उपसर्ग, जैसा कि आप जानते हैं कि उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले आकर लगता है और उसके अर्थ में बदलाव कर देता है। हमने हिंदी व्याकरण पर काफी मेहनत करके वीडियो अपलोड की हुई है, आप जरूर देखिए अगर व्याकरण आप मजबूत करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए फारसी उपसर्ग कौन सा है, सही जवाब है ऑप्शन ए बद। जो उपसर्ग है वो फारसी का है। आपने बहुत बार सुना होगा बदकिस्मत। अक्सर आप एग्जाम देते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है तो आप बोलते हैं कि मैं बदकिस्मती हूँ। बदसूरत शब्द का प्रयोग आपने सुना होगा, तो ये शब्द इसी बद उपसर्ग से बने हुए हैं। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया कि शुद्धाद्वैतवाद के प्रणेता कौन है या फिर प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन दिया गया है रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु या फिर शंकराचार्य। तो शुद्धाद्वैतवाद की जब भी बात आती है हमारे दिमाग में आता है वल्लभाचार्य। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। लेकिन आगे के एग्जाम में रामानुजाचार्य ने किसका किया हुआ है या फिर शंकराचार्य का संबंध किससे। जैसा कि आप जानते हैं कि शंकराचार्य ने जो वाद दिया हुआ था उसी के खंडन में सभी वादों का जन्म हुआ है। ये भी सवाल पूछा जाता है, आगे हो सकता है कि आप किसी भी एग्जाम में देख लें। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि सेक्सुअल पॉलिटिक्स किसकी रचना है। ऑप्शन दिया गया केट मिलर, जर्मन ग्रियर, सिमोन द बोवार या फिर जॉन स्टुअर्ट मिल। तो सेक्सुअल पॉलिटिक्स द सेकेंड सेक्स रचना का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन उसी से संबंधित उसी टाइप एक नई रचना यहाँ पर आप देख रहे हैं। किसकी रचना है, आपका दिमाग जरूर यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया होगा। सही जवाब है ऑप्शन ए केट मिलर नाम की जो लेखिका है उनकी रचना है सेक्सुअल पॉलिटिक्स। अगला प्रश्न है यहाँ पर वजीरा पानी पिला उक्त कथन किसका है। सूबेदार, सूबेदारनी, लहना सिंह, बोधा सिंह। तो छोटा सा वाक्य है, आपके मन में तुरंत आ गया होगा पात्रों को देखने के बाद या फिर जो कथन है उसको देखने के बाद कि ये किस कहानी से लिया गया है। और जैसे ही मैंने इस कहानी का नाम लिखा, इसके राइटर का नाम और उनकी कितनी कहानियां हैं, ये कहानी कब प्रकाशित हुई, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, कौन कौन से पात्र हैं, संवाद योजना, पूरा आपके दिमाग में गूगल की तरह खटखट खटखट आ गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। ये कथन किसका है, सही जवाब है ऑप्शन सी लहना सिंह द्वारा कहा गया कि वजीरा पानी पिला। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही जवाब क्या हो गया यहाँ पर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्रंथों को बढ़ते वर्ष क्रम में रखिए। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में आपको रखना है। ग्रंथ दिए गए हैं राम गीता, दोहावली, सतसई, रामचरितमानस। तो इन ग्रंथों को हमें बढ़ते हुए वर्ष क्रम में रखना है, यानी कि सबसे पहले जो है, फिर उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, इस तरीके से हमें बताना है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन बी है राम गीता, रामचरितमानस, दोहावली, सतसई। ठीक है, तो इसका सही क्रम हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है जो कि सुमेलित पर आधारित है। एक तरफ ग्रंथों का नाम है, दूसरे तरफ रचनाकारों का नाम है। अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, अ हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी के मुसलमान कवि। यहाँ पर ये ग्रंथ हैं और नाम दिए गए हैं ग्रीवस, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, F.E. अखोरी गंगा प्रसाद सिंह। कुछ नाम आपसे परिचित हैं, कुछ नाम आपके लिए नए हो सकते हैं। तो हमें मिलान करना कि आखिरकार इसका सही जवाब क्या होगा। अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के रचनाकार कौन है, ग्रीवस करके। अ हिंदी ऑफ लिटरेचर के रचनाकार कौन है, F.E.
हिंदी साहित्य विमर्श के रचनाकार हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी के मुसलमान कवि हैं अखौरी गंगा प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया है। तो जो भी तथ्य आपको नया दिखाई पड़ रहा होगा उसको आप अपने कॉपी पर जरूर नोट कीजिए, जो पुराना है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। सही जवाब क्या हो रहा है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि भयानक समस्या है, मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। उक्त कथन किसका है एवं कहां से लिया गया है? ऑप्शन दिया गया मल्लिका आषाढ़ का एक दिन, मंदाकिनी ध्रुवस्वामिनी, बुद्धगुप्त आकाशदीप, मधुलिका पुरस्कार। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ज्यादातर ऑप्शन में जो रचनाएं हैं या फिर पात्रों का नाम है वो जयशंकर प्रसाद से जुड़ी हुई हैं। एक रचना है जो कि मोहन राकेश की है। तो यहाँ पर कहा गया कि भयानक समस्या है, मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया। किसका कथन है और कहां से लिया गया है? तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन बी, मंदाकिनी ध्रुवस्वामिनी नामक जो नाटक है उसमें उसका कथन है, वहां से इसको लिया गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहा बेटा, इस हालत में अकेली जाओगी? पिताजी ने फिर मेज पर से आंखें उठाई। उक्त कथन कहां से लिया गया है? झूठा सच, वतन और देश, आधे अधूरे, मैला आंचल, झूठा सच, देश का भविष्य। तो ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि झूठा सच दो विकल्पों में है, ठीक है। एक है वतन और देश से रिलेटेड, दूसरा है देश का भविष्य। तो ये कथन कहां से लिया गया है ये हमें बताना है। सही जवाब है ऑप्शन ए, झूठा सच वतन और देश नाम का जो खंड है उससे लिया गया है। क्या कहा बेटा, इस हालत में अकेली जाओगी? पिताजी ने फिर मेज पर से आंखें उठाई। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, यह क्या तुम हो, क्या स्त्री होना पाप है? उक्त पंक्तियां किस कहानी से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया ममता, आकाशदीप, पुरस्कार, पत्नी। तो ये कथन कहां से है? सही जवाब है ऑप्शन बी, आकाशदीप नाम की जो कहानी है जो कि जयशंकर प्रसाद की कहानी है, वहीं से इस चीज को लिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि सन 1912 में प्रकाशित कहानी है। ऑप्शन दिया गया जयशंकर प्रसाद की ग्राम, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सुखमय जीवन, डीपी श्रीवास्तव की पिकनिक, विश्वंभर नाथ शर्मा की रक्षाबंधन। तो ये सभी कहानियां उस दौर की हैं जब हिंदी की पहली कहानी को लेकर चर्चा चल रही थी। उसमें ग्राम कहानी का भी नाम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद की ग्राम कहानी जो है सन 1912 में प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि उसने गंभीर स्वर में कहा, यह सब मकान किसने बनाए? माता हंसी, लोगों ने और किसने? तब ईश्वर ने तो नहीं बनाए। उक्त कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया गया तमस, शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी भाग 1 और 2 यहाँ पर दिया गया है झूठा सच। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, शेखर एक जीवनी भाग 1 से इन पंक्तियों को लिया गया है, या फिर ये कथन वहीं से जुड़ा हुआ है कि उसने गंभीर स्वर में कहा। जो शेखर है वो अक्सर आप जानते हैं कि सवाल पूछते हैं, कई लोग उनके सवालों का जवाब देते हैं, कई लोग नहीं देते हैं, इसीलिए उनका विद्रोही स्वभाव इस उपन्यास में सामने दिखाई पड़ता है। तो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। और आज का जो आखिरी प्रश्न है कि मैं वास्तव में कौन हूं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका सामना करना इधर आकर मैंने छोड़ दिया है। जो मैं इस मंच पर हूं वह यहां से आकर नहीं हूं, और जो बाहर हूं उक्त अंश है अंधा युग से, आधे अधूरे से, तमस से, अंजो दीदी से। तो ये कथन आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ नाटकों का नाम दिया गया, कुछ उपन्यासों का नाम दिया गया। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी है, आधे अधूरे नाटक जो कि मोहन राकेश का हो गया, वहां से इस कथन को लिया गया कि मैं वास्तव में कौन हूं। यह एक ऐसा सवाल है जिसका सामना करना इधर आकर मैंने छोड़ दिया है। मैं कौन हूं, अब ये सोचना ही हमने बंद कर दिया है। जो मैं इस मंच पर हूं वह यहां से आकर नहीं हूं, और जो बाहर हूं। उक्त अंश कहां से लिया गया है? आधे अधूरे नाटक से लिया गया है। तो इस तरीके से हमने प्रैक्टिस सेट पर कुछ प्रश्नों के बहाने आपसे चर्चा की। उम्मीद है कि अधिकतर प्रश्न आपने कर लिए होंगे, आप उनके उत्तर जानते रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न जरूर रहे होंगे जिनके की आंसर आपको मुसीबत खड़े किए होंगे या फिर आपके लिए नए रहे होंगे। तो आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इसी तरीके से हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।